चलिए, तो आज हम देखते हैं। एक तो टॉपिक हमने डाल रखा है, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, और उसी के साथ में डेबिट और क्रेडिट। खासतौर पे जो नॉन अकाउंट है उनके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझना है। वैसे बेसिक आ गया तो आप बुक भी कर जाएंगे, पर हाँ थोड़ा सा जब क्वेश्चन सामने आता है तो उलझन तो हो सकता है। तो अकाउंटिंग क्या है वो कंसेप्ट करें। अकाउंटिंग के लिए बात करें तो अकाउंटिंग व्यापार की अंतर्गत जितने भी आय व्यय होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आय ही नहीं, जो भी व्यवहार होते हैं, उन व्यवहार को एक बुक में लिखना, एक विधा, एक प्रक्रिया, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, ताकि व्यापार का संचालन सही तरीके से किया जा सके। तो यदि हम कहें शॉर्ट में तो एक मैकेनिज्म है, एक क्रियाविधि है, जिस प्रकार से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। जैसे एक मैथ्स, वो क्या करता है, कैलकुलेशन का एक मैकेनिज्म है ना। रीजनिंग एक लॉजिकली मैकेनिज्म है। उसी प्रकार अकाउंटिंग जो है कि व्यापार में व्यवहारों का एक मैकेनिज्म है, ताकि आप उनका सही सही बेस बना सकें और व्यापार किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, कहीं कहीं डाउन तो नहीं जा रहा है, नहीं जिसे हम कहते हैं लाभ हो रहा है तो उसका पैरामीटर हमें तैयार हो जाए, और हानि हो रही है तो क्यों हो रही है, कहाँ कहाँ हानि हुई है, तो उसका हम एक पर्टिकुलरली मेंशन करें, तो उसी को हम अकाउंट बुक कहेंगे या खाता बही कहेंगे। देवी रखा अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना और रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। वही शब्द जो हमने यूज किए वही यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो व्यापार के अंतर्गत जो व्यवहार हो रहे हैं, अब इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज दे रखा है, अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। क्योंकि हर एक समय, जैसे अभी कोरोना काल कुछ समय था, तो एक पर्टिकुलर समय था। हालांकि यहाँ पर पर्टिकुलर समय का मीन ये है क्योंकि हम जो व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत करते हैं। तो एक सेशन पीरियड के अंतर्गत, जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसा ही हो। कुछ वर्ष अच्छे आते हैं, जैसे खेती के ऊपर भी डिपेंड करता है व्यापार। अच्छी फसल आती है तो आपने देखा कि ग्रो करता है व्यापार, सब तरफ से हुआ। लेकिन पिछले सेशन में यदि बारिश कम हुआ है तो पिछले सेशन का प्रॉफिट और लॉस कितना रहा, इस सेशन का क्या रहा, तो उसका स्टेटमेंट किसके द्वारा निकलेगा, तो उसके स्टेटमेंट जो निकाल के देगा, व्यापार में तो हुआ है लेकिन निकाल के किसने दिया, तो वो अकाउंटिंग विधा है, एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से बात समझ में आती है। हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन में कितना सक्षम है, कितना दृढ़ है, हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। मालूम पड़ा कि हमारा लाखों का प्रॉफिट है और करोड़ों का हमने लोन ले लिया, तो ये संभव नहीं। और यही होता भी है कि जब आप या कोई फर्म लोन लेने के लिए किसी फाइनेंशियल संस्था के पास जाता है तो वो बोलता है कि आपका ऑडिट बताइए, उसके आधार पर हम ये आकलन कर सके कि आपका लोन की कैपेसिटी कितनी है, आपको कितना लोन दिया जा सके। तो किससे निकलेगा, वो निकलेगा हमारे अकाउंटिंग से। हमने अकाउंट किया है, हमने अकाउंटिंग बुक तैयार किया है और उसके आधार पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट हुआ है, तो उससे हमारा बेस तैयार होता है। व्यापार की संपत्ति और दायित्व के बारे में भी जान सकते हैं कि कितना हमारा असेट्स है और कितनी हमारी लाइबिलिटीज है। है ना, हिंदी में लिखा है दायित्व मतलब लाइबिलिटीज। बिजनेस में कितनी संपत्ति है, बिजनेस पर कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल्स हैं, ये सब भी किससे पता चलेगा, अकाउंटिंग से। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ हानि के कारणों को समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से यह समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है, जिससे हम बिजनेस को और अच्छा आगे ग्रो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार कितने हैं। तो पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में दे रखा है व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जिनमें किसी व्यक्ति संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते। जैसे सभी व्यक्तियों के,
हमारा राम का, श्याम का, मोहन का, ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत खाते। सोसाइटी के खाते, ट्रस्ट का, बैंक का और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो पक्ष है जिसके हमने जिक्र किया था, डेबिट और क्रेडिट। तो यदि पर्सनल खाते की बात करें तो उसके अंतर्गत जो पाने वाला व्यक्ति है, जैसे हमारे पास 10,000 रुपये प्राप्त हुए, किसी ने दिए, तो हमारे पास क्या हुआ? पैसा आया है, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। जिसने दिया उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण के लिए रवि का अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट, शुभम ट्रेड अकाउंट, स्टेट बैंक का अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल। रियल, जिसे हम कहते हैं वस्तुगत खाते। जो खाते किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल या देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का, कैश, ठीक है, इसी प्रकार स्टॉक, है ना, ये रियल अकाउंट में आते हैं। नियम क्या कहते हैं इनका? व्यापार में आने वाली वस्तुओं को डेबिट करें और जाने वाली को क्रेडिट करें। जैसे हमने कुर्सी टेबल खरीदा तो हमारा फिक्स सेट क्या हुआ? आया है, परचेज हुआ है, तो जो आया है उसको डेबिट करेंगे, जो गया है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। कुछ छूट गया क्या? नॉमिनल अकाउंट भी है, शायद अगली स्लाइड में दे दिया होगा। इनको टाइप्स में डिक्लेयर किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल, जिसको हम कहते हैं नाम मात्र के खाते। ये दे भी रखा नाम मात्र खाते। जो खाते किसी भी प्रकार के इनकम एक्सपेंसेस या प्रॉफिट लॉस से संबंधित होते हैं, नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। एक समय में आकर के रफा दफा हो जाएगा, जो भी हुआ उसका लाभ हुआ या हानि हुआ उसको दर्शाने का काम करते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इसका एग्जाम्पल कहलाता है, या सैलरी अकाउंट, रेंट है, कमीशन है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होगा? समस्त हानि एवं खर्चे उनको डेबिट करें, समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करें। प्रॉफिट जो हमारा हुआ था उसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया था, क्योंकि प्रॉफिट किसका हुआ? व्यापार के अंतर्गत हुआ, लेकिन हुआ स्वामी का, तो वो देनदारी मिली, इसीलिए हमने लाइबिलिटी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस को लिखा था। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कई मामलों में पूछा जा सकता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का, तो प्रॉफिट तो हमें देनदारी तो नहीं है, क्योंकि देनदारी की तरफ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस के माध्यम से हुआ, लेकिन वो प्रोप्राइटर हुआ, क्योंकि संचालन करता तो वही है। ठीक है। अगला आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के? तो बिजनेस में एक तो उत्पादन करता, मैन्युफैक्चरिंग, एक विक्रय और एक सर्विस। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमारा आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में जो मैन्युफैक्चर होता है उनके जितने भी तमाम खर्चे हैं और आय है वो सब डायरेक्ट के अंतर्गत आता है। और जो ट्रेडिंग है वो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्टली उसका भी इफेक्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर किस प्रकार से इफेक्टिव होता है, बैलेंस शीट पर कैसे इफेक्टिव होता है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो उत्पादन मैन्युफैक्चर करता है, जैसे इस पैनल को जिसने बनाया, फिर हमने जिससे खरीदा, तो जिससे खरीदा उसने बनाया। यदि हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद ले तो बात अलग है, लेकिन हमारे बीच में कोई मीडिएटर है जो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से लेता है और रिटेल में बेच देता है, इसको हम होलसेलर बोलेंगे। तो उसने अधिक मात्रा में खरीदा मैन्युफैक्चरर से और हमें बेच दिया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग। ठीक है, या बिक्री करने वाला। एक सर्विस, सेवा देना का काम करेगा, वो सर्विस के अंतर्गत आएगा। जैसे गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, किस बात का? अधिकतर मामले में तो सर्विस मिलती है गवर्नमेंट के माध्यम से। जैसे हमें बिजली मिल रही है, हमें रोड मिल रहे हैं, तो रोड हमारा है नहीं, लेकिन रोड पे चल रहे हैं मतलब क्या रहे हैं? हम उस रोड का यूज कर रहे हैं, वो सर्विस है। और इसीलिए जीएसटी के अंतर्गत ये चीजें लाई। यानी जीएसटी के अंतर्गत क्या होगा, तो हमने पिछले क्लास में समझा था, गुड्स और दूसरा सर्विस। तो याद रहेगा, स्पष्ट है, कोई ज्यादा उलझन नहीं है। जो बनाता है मैन्युफैक्चर कहलाता है, जो बनाता नहीं है, लेता है और बेच देता है, उसको हम ट्रेडिंग कहेंगे। तीसरा जो सेवा देता है, सर्विस देता है। ठीक है। इसके अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं व्यापार। और व्यापार के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य किसे बोलेंगे? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। कहते हैं ना हम व्यापारी हैं, व्यापारी तो व्यापारी क्या करेगा? माल परचेस करेगा
और उसका भाव बढ़ा करके बेच देगा, कुछ प्रॉफिट ले लेगा, कुछ अपने अंश पूंजी निकाल लेगा। किस बात की बोले, उसने एक सर्विस दी। ऐसे तो देखा जाए तो वो भी एक सर्विस ही है, लेकिन उसने क्या किया कि उस वैल्यू का पूरा दाम चुका दिया था, फिर अपने पास रखा और कुछ समय निश्चित पश्चात या उसी समय उसने बेच दिया, तो उसको हम कहेंगे व्यापार। प्रोफेशन, पैसा, तो जो हमारा आय अर्जित होती है वही हमारा पैसा होता है। कहते हैं ना कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पैसा क्या है, कैसे आप अर्जन करते हो। फिर है प्रोपाइटर, जो व्यापारी होता है उसी को हम प्रोपाइटर या ऑनर भी कह सकते हैं, जो व्यापार का संचालन करता है और सारी गतिविधियों को देखता है, करता है, लिखता है, वो क्या कहलाएगा, प्रोपाइटर। और एक कुछ लाभ कमाता है व्यापार के द्वारा, उसको हम प्रोपाइटर कहेंगे। कैपिटल, जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था। पूंजी, जब हम व्यापार चलाते हैं तो व्यापार को चलाने के उद्देश्य से लगाई गई पूंजी कहलाती है, राशि, लगाई गई राशि पूंजी कहलाती है। अब वो जरूरी नहीं कि वो पैसा ही हो, ये बात भी ध्यान रखना। कैपिटल जैसे कह दिया जाए कि राम सिंह ने 50,000 की नगद पूंजी, 10,000 का फर्नीचर, 20,000 रुपए का की कोई धरोहर, जैसे मकान या दुकान हो गया, वो लगा करके एक व्यापार शुरू किया। जैसे हमारी खुद की दुकान है, तो खुद की दुकान है मतलब वो किराए पे देते तो अंश राशि आती, लेकिन हमने किराए पे ना देते हुए अपने व्यापार को दे दी, तो हमारे पास कुछ कैपिटल के रूप में खड़ा है। तो उसमें क्या है, कैश भी है, खुद की दुकान भी है, और कुछ पुराना सामान भी, हमारा फर्नीचर भी पड़ा था वो भी है। उन सब से मिला करके हमने क्या किया, व्यापार शुरू किया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाया गया पैसा, माल या अन्य कोई संपत्ति क्या कहलाती है, लिखा है लगाया गया पैसा, माल, माल भी हो सकता है, ठीक है, या कोई संपत्ति, अन्य संपत्ति हो सकती, पूंजी कहलाती है। यह व्यापार का दायित्व होता है। दायित्व क्यों होता है, इसका भी हमने पहले ही जिक्र किया, बैलेंस शीट के अंतर्गत समझा, क्योंकि हमेशा खड़ा रहता है और सबसे पहला दायित्व होता है। दायित्व होता है वो तो है ही, लेकिन सबसे पहला दायित्व हम किसको मानते हैं, कैपिटल को, क्योंकि सबसे पहले वही चीज आकर के व्यापार को उसने स्टार्ट किया था। गुड्स, तो जो हमारे माल है जिनका हम खरीदी बिक्री करते हैं उनको हम कहेंगे गुड्स। ध्यान रखिएगा, गुड्स में वही चीज आएगी जिसको हम परचेज और सेल कर रहे हैं। जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, कुर्सी टेबल हम खरीदते हैं बेचते हैं, तो जो खरीद करके बेचा वो गुड्स है, लेकिन उन्हीं कुर्सी टेबल में हमने कुछ यूज करने के लिए अपने यहाँ रख लिए, तो वो हमारा फिक्स एसेट है, वो हमारा गुड्स नहीं है। अगला है परचेज, जो भी हम परचेज करते हैं, है ना, उसमें कैश परचेज भी हो सकता है या क्रेडिट परचेज भी हो सकता है, उधार में हो सकता है, ठीक है। सेल, बेचते हैं, तो वो कैश भी बेच सकते हैं और उधार भी बेच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और सेल हो गया, परचेस हो गया, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, सभी को लगभग लगभग समझ में आ जाती है। डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो इसमें थोड़ा सा उलझन रहती है कुछ स्टूडेंट को, तो वैसे आपके नोट्स में है, बेसिक सा समझ लें। जब भी आप किसी व्यापारी से माल खरीदते हैं तो माल के अगेंस्ट में आप क्या देते हैं उनको, पैसा, ठीक है, तो वो हमारा लेनदार है। क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या दिया है, माल दिया है। तो हमारा जो लेनदार है उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे अकाउंट को वो क्रेडिट करता है। हमारे अकाउंट, हमसे पैसा जाएगा तो हमारा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर। और जो हमें देता है वो हमारे अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कंप्यूटर हाउस से 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो 10,000 का माल खरीदा, तो माल के अगेंस्ट में क्या दिया, पैसा, तो हमारा केस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, केस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर हाउस, तो वो हमारा केस क्रेडिट करता है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, उसको हम कहेंगे लेनदार, ठीक है। और जो हमारे अकाउंट को, चाहे वो फिर केस हो या बैंक हो, उसको डेबिट करता है, वो हमारा देनदार। जैसे हमने किसी कस्टमर को माल बेचा, माल बेचा मतलब कि वो हमें पैसा देगा, तो पैसा आएगा हमारे पास तो क्या होगा, हमारा अकाउंट डेबिट होगा। तो जिस पक्ष में हमारे पास आता है उस पक्ष को हम डेबिट करेंगे, और जिस पक्ष से हमारे पास से जाता है उस पक्ष को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट बेसिक सा कंसेप्ट है, बस आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको ध्यानपूर्वक समझना है कि कौन सा पक्ष आपका डेबिट होगा और कौन सा पक्ष आपका क्रेडिट होगा। यदि आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया तो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 दिन खास तौर पे नॉन कॉमर्स को समस्या आती है, तब जैसा लगता है हल्का सा आ जाएगा, आगे भी देखते हैं।
अगला है संपत्ति, जिसके बारे में हमने पिछले उसमें भी जिक्र किया था। असेट से आशय बिजनेस के आर्थिक सोर्स हैं जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन या आय अर्जन के लिए किया जाता है, जो भविष्य में लाभ पहुंचाए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? संपत्ति। इसमें भूमि, भवन, मशीन आदि हमारी क्या है? असेट्स से हमारी संपत्ति है। असेट्स में कैश भी होगा, जिसको हमने असेट्स की तरफ लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, ये क्या है? हमारी बैंक अकाउंट, ये सब हमारी संपत्ति असेट्स है। ठीक है। टाइप ऑफ असेट्स, उसमें फिक्स असेट, करेंट असेट्स। फिक्स के अंदर यंत्र, भूमि, भवन लिखा है, ये भवन है भाई तरह के, तथा व्यवसाय की निजी उपयोग में होने वाले सभी यंत्र, फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि क्या कहलाएंगे? फिक्स एसेट्स। ठीक है, जो व्यापार के संचालन में काम आ रहे हैं। करंट में नगद, रोकड़ या बैंक, क्योंकि वो चलायमान है। आज आपके पास 50,000 रुपए हैं, कल को आपने उस 50,000 का कोई सामान खरीद लिया, तो वो अब जो केस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब वो ना सामान खरीद लिया मतलब बेचने के उद्देश्य से, तो वो स्टॉक के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो पहले था केस इन हैंड, अब हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम जब तक नहीं बिका, जब तक हमारे पास रखा है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए बोला जाता है कि आज क्लोजिंग में हमारे पास इतना है, तो वो कन्वर्ट हो गया, चलायमान है स्थिति, इसलिए उसको हम चालू बोलेंगे, करंट बोलेंगे। लाइबिलिटी या देनदारियां, जो भी हमें देना होती है वो हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये भी हम समझ चुके हैं पहले। रिवेन्यू, राजस्व से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के सेल से नियमित रूप से प्राप्त होती है, वो हमारा रिवेन्यू जनरेट। और इस शब्दों को भी ध्यान रखना, कई मामलों में हम बोलते हैं रिवेन्यू जनरेट कितना हुआ? जनरेट हुआ माना कि आपने 5,000 रुपये का माल खरीदा और 5,500 में बेच दिया, तो रेवेन्यू क्या हुआ आपका? 500 रुपये, वो जनरेट आपका हो गया। हालांकि उसमें 5,500 पूरा रेवेन्यू आएगा, 5,000 का खरीदा था, जब खरीदा था तब केस आपने सामने वालों को दे दिया, तो आपके पास क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 5,500 में बेच दिया तो टोटल 5,500 आपका रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में आपका लाभ कितना होगा? 500 रुपये। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाली राशि, जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, पट्टा, लाभांश आदि, सबको क्या कहेंगे हम? राजस्व कहेंगे। एक्सपेंसेस, जो भी हमारे तमाम खर्चे हैं उनको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मजदूरी, भाड़ा, रेलगाड़ी वगैरह, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है। वेतन, किराया, विज्ञापन, व्यय। अब उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो वो टैली वाला मामला है। हालांकि अभी तो हमें एक्सपेंसेस को समझना है, फिर वो डायरेक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है, थोड़ी सी उलझन आएगी, ज़्यादा लोड वाला मामला नहीं है, वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा लेजर और ग्रुप जब आप पढ़ेंगे तब। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम आगे डेबिट और क्रेडिट की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये डेबिट क्रेडिट के नियम हैं, और जिसको हम गोल्डन रूल बोलते हैं। हालांकि बेसिक तौर पर ये एक ही बात यदि आप आसानी से याद रख लेंगे तो बखूबी जरूर, क्योंकि हमें जो रूटीन में जरूरत पड़ती है वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की पड़ती है। नॉमिनल अकाउंट में टैली खुद कर देता है, टैली में ये खुद डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। हमें क्या करना होता है? पर्सनल और रियल, तो दोनों में ही जो आता है वो डेबिट करें। देखिए, प्राप्त करता है यानी पाने वाले को क्या करें? डेबिट। पाने वाला यहाँ पे शब्द बस क्या हुआ है? जो आता है उसको डेबिट करें। यहाँ पर देने वाले को क्रेडिट करें, जो जाता है उसको क्रेडिट करें। ठीक है, बाकी नॉमिनल में क्या हो जाएगा? डेबिट। खर्चे और हानि जो है वो हमारे व्यापार में के हैं, और इसीलिए व्यापार के पक्ष में आ गया, तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? मुनाफा। और क्यों करते हैं क्रेडिट को? क्योंकि वो स्वामित्व के उसमें चला जाता है।
अब जो डेबिट क्रेडिट है उसके आधार पर ही यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं और इनको हमें समझना है। सबसे पहला दे रखा है कि 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि वित्तीय वर्ष हमारा एक वर्ष होता है। टैली में भी हम अधिकतर डेट भले यानी कुछ भी रहे, हमें 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये हमारा वित्तीय वर्ष है। इस बीच में आप कोई भी डेट को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम टैली में टैली एजुकेशन वर्जन पर हम सीखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है डेट चेंज नहीं होगा। तो टैली सॉल्यूशन ने हमें टैली को फ्री दिया, काहे के लिए? सीखने के लिए, न कि व्यापार को चलाने के लिए। व्यापार यदि आप न कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो फिर आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस में भी सिल्वर है, गोल्ड है, मल्टी लाइसेंस जिसको कहते हैं वो है, उनका अलग अलग प्राइस है। 20-21 हज़ार रुपये से लेकर के तो 51,000 तक का इसका लाइसेंस आता है। ये सॉफ्टवेयर की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपको सिंगल यूज़र लेना, उसमें भी अभी मंथली रेंट पे भी कर दिया है टेली प्राइम ने, आप चाहे तो रेंट भी ले सकते हो। उसमें भी सर्वर वाला ऑप्शन भी कर दिया कि आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस मोबाइल के लिए अभी टेली नहीं आया क्योंकि काफ़ी बड़ा है और वर्तमान समय में तो पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इसकी लगती है। यानी आपको सिस्टम में 2 GB का मेमोरी होना चाहिए यदि टेली प्राइम आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो। बहुत स्मूथ कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा हार्डवेयर की भी पर्टिकुलरली इसमें रिक्वायरमेंट लगी है। चलिए फिलहाल तो अभी हम इसको समझते हैं। तो 1 अप्रैल को माना कि ये शिवम गलत लिखा है, शिवम है। शिवम ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। तो 50,000 से व्यापार शुरू किया, मतलब 50,000 कहाँ से आए? तो उसके पास कोई पूंजी थी जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। 50,000 रुपये वो उसने किसको दे दिए? व्यापार को दे दिए, ठीक है। तो उसकी जो पूंजी थी वो गई उसके पास से और किसके पास आ गई? व्यापार के। तो व्यापार में ये मान लिया गया कि व्यापार के केस में आ गई, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब लिखने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, एक तो इसके पहले चाहे तो आप सीरियल नंबर एसएन भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर कितनी एंट्रीज करना है, ये जनरल लिखने का नियम है और बस हमें जनरल को ही समझना होता है अकाउंटिंग के आधार पर। यहाँ पर जो नॉन कॉमर्स है उनको एक बेनिफिट है कि उनको उनका जो सब्जेक्ट था, जैसे साइंस है, आर्ट है, वो तो आपने पढ़ा ही, अकाउंट अब यहाँ पढ़ लेंगे आप। और जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने पहले भी कॉमर्स पढ़ा और अब भी कॉमर्स ही पढ़ेंगे, उनको साइंस या मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट आर्ट वो अलग से पढ़ने बात की बात है, पर यहाँ तो नहीं मिलेगा पढ़ने। यानी नॉन कॉमर्स को डबल बेनिफिट है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वालों को थोड़ा बेनिफिट ये है कि आसान हो जाता है यदि अच्छे से पढ़ा है तो कॉमर्स को। बाकी 20 से पढ़ा है तो 20 वालों के तो भगवान भरोसे काम चल रहा है, और जो बेरोजगारी, बेकारी और सारी समस्याओं का कारण है वो 20 देवी है। हाँ, अब उसमें नॉलेज कितना होता है? कॉलेज के पहले यदि आपने पढ़ा है तो भी वो कम है। यदि वो पूरा नॉलेज होता तो फिर कॉलेज ही क्यों करते? नहीं, यदि हमारा 12th में पूरा नॉलेज यदि अकाउंटिंग का हो जाता तो फिर ग्रेजुएशन करने की या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही नहीं लगती, या फिर एमफिल या पीएचडी करने की जरूरत नहीं लगती। तो सब में अपना अपना एक सिलेबस है, एक डेटा होता है और वो ज़रूरी भी है। और 20 आजकल तो क्या बताओ, इंजीनियरिंग में 20 आ गई, कभी की आ गई। और इंजीनियरिंग जो है, एक समय में इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, मतलब हमारा बेटा इंजीनियर है ऐसा कह देते थे, अरे वाह तो बेटा इंजीनियर, हमारा इंजीनियर बेटा, मैं इंजीनियर क्या कर लिया बोले इंजीनियर। तो आजकल इंजीनियर की कोई बेस नहीं है। उसका कारण ये है कि इंजीनियर का बेस नहीं है, आज भी वो इंजीनियर बहुत वैल्यूबल है जिसने रियल नॉलेज पे काम किया है, जो अपने आप को प्रूव कर सकता है, अपने आप को सिद्ध कर सकता है। उसके पास पैसे है, जॉब कोई की कमी नहीं। और जो 20 पढ़ने वाले हैं, बैक पे बैक लगाए तो विश्वविद्यालय ने सोचा कि अरे यार इसको रोकने से अच्छा है पास करो, निकालो, और खूब करता है। आरजीपी खूब करता है। कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5-5, 7-7, 8-8 सेमेस्टर में बैक लगा करके पास कर लिया, फिर लिख देते हैं इंजीनियर, नाम के आगे इंजीनियर, बोले क्या कर रहा है? अभी लगाए थे ना बहुत सारे, देखे कि फुल्की का ठेला लगा रहा है, कोई लड्डू बाफले का, और इंजीनियरिंग फिर लिखते भी वो शोबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, शोबाजी करते हैं। एमबीए किया, वहाँ भी एक कहीं पे देखा था हमने, एमबीए चाय वाला, हाँ, इस प्रकार से। तो भैया तेरी कैटेगरी उसी की थी, तूने एमबीए तो गलत तरीके से कर लिया। कहाँ?
नहीं किया नहीं किया, पर वो यानी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ है, वो स्थिति तो है। तो वो उस डिग्री को बदनाम कर रहे हैं, डिग्री सिलेबस विश्वविद्यालय को। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ डिग्री डिप्लोमा का काम करते हैं, लेकिन बहुत वैल्यूएबल विश्वविद्यालय भी हैं और वो उस पर काम करते हैं। करने वाले आप विवेक बिंद्रा जी को आपने सुना हो, तो वो एमबीए की रियल डिग्री देते हैं, पूरा प्रैक्टिकली, और फीस भी लेते हैं बखूबी, और एक रियल मैनेजमेंट बना करके छोड़ देते हैं व्यक्ति को। और कई प्रकार छोड़ते हैं, मतलब बिजनेस फ्लो में देते हैं, करवाते हैं पूरा, कैसे करना है वो सारा मैकेनिज्म वो बताते हैं। और उसके कारण कई बड़े विश्वविद्यालय वर्तमान समय में दाद दे रहे कि अरे यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारी सीटें खाली जा रही है। कारण क्योंकि उन्होंने वो डिग्रियां रियल प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर स्टार्ट की। चलिए, यानी अभी तो हम अपनी एमबीए की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखें, फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर पक्ष डेबिट, और फिर क्रेडिट। ये जनरल के हैं, टेली में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अलग अलग मैकेनिज्म है, कब कहाँ कैसा होगा, पर फिलहाल के लिए। पर यदि यहाँ आ गए तो हमें वहाँ पर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पहली एंट्री हमारी जो व्यापार शुरू किया, तो हमने क्या किया, केस अकाउंट डेबिट टू, ऐसा टू लिखा नहीं है पर ऐसा बोलने में ऐसा फ्लो होता है, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, केस अकाउंट डेबिट टू, टू लगा करके और फिर हम इसको मेंशन करते हैं टू कैपिटल। तो डेबिट केस की क्या हुआ, 50,000 से डेबिट हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरा है 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। अब बैंक में जमा किए मतलब बैंक अकाउंट में गया, बैंक क्या हो गया, पाने वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, केस के द्वारा किया, केस केस में से निकाल करके हमने, जो हमने पिछले क्लास में देखा था बैलेंस शीट कि हमने कैपिटल दिया तो उसको इधर लिखा, कहाँ आया, केस में, केस में से बैंक में डाल दिया, तो बैंक वाली एंट्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, तो टू हम इसको, आप जब कॉपी में आपको दिया जाए क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार लिखा है, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो रूटीन में आ जाएगा। फिर प्रॉपर लाइन भी खींचे उसमें। अगला है 20,000 रुपए का सामान खरीदता है या खरीदा, ऐसा हम कह रहे हैं। तो 20,000 रुपए का सामान खरीदा तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस। ठीक है, हालांकि अकाउंटिंग में एक शब्द यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात आती है कि 20,000 का सामान खरीदा, तो इसमें नगद शब्द का यदि जिक्र किया गया है, इसमें नगद नहीं दिया गया, फिर भी यहाँ पे एंट्री में दे दिया गया, पर यदि नगद शब्द का जिक्र किया गया है तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू केस, नगद दिया गया है तो, नहीं तो किससे। अब उसमें दो चीज रहेगी, जब नगद शब्द नहीं होगा, जैसे अभी ये नगद क्यों मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया गया कहाँ से खरीदा, इसका मतलब है कि देनदारी बची नहीं है। थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बहुत आसान सा है। क्या दिया, 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, मतलब नगद ही खरीदा है। यदि यहाँ होता कि 20,000 रुपए का नगद माल गायत्री कंप्यूटर से खरीदा, तो नगद खरीदा मतलब गायत्री कंप्यूटर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो भी हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू केस। लेकिन दिया गया कि 20,000 रुपए का गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा, क्या दिया गया, 20,000 रुपए का गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा गया, मतलब नगद शब्द नहीं है, इसका मतलब है कि उधार खरीदा गया है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू गायत्री कंप्यूटर। उस व्यक्ति विशेष को याद रखना। सीधा सा फंडा है कि आप कहीं से मार्केट से 10 रुपए की कोई चीज लेके आए, आपने उसको 10 रुपए दे दी, बात खत्म हो, याद रखने की जरूरत है। लेकिन आपके पास 10 रुपए नहीं थे, आपने किराने वाले से सामान ले लिया, आपने कहा पापा दे देंगे, तो क्या करेगा किराने वाला, उसको पैसा आपने दिया, तो उसने आपने परचेज तो कर लिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, तो वो याददाश्त में आपका नाम डाल देगा। यानी उन्हीं लोगों को याद रखने की आवश्यकता है जिनसे पैसा लेना है, जिनका मामला खत्म हो गया उनके नाम रखने की याद जरूरत ही नहीं है। अगला है हमारा 1,500 रुपए का सामान बेचता है, बेचता मतलब नगद बेचा गया। यदि यहां पर नाम होता कि 1,500 रुपए का रवि को माल बेचा, 1,500 रुपए का रवि को माल बेचा मतलब कि क्या है, उधार। यदि लिखा होगा तो 1,500 रुपए का नगद माल रवि को बेचा मतलब क्या है, नगद। और यदि माल बेचता है मतलब रवि का नाम जिक्र नहीं, मतलब इसका मतलब है कि व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, मतलब केस बेचा है। ठीक है, तो माल बेचता है मतलब क्या होगा, हमारा केस हमारे पास आया, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या किया हमने, बेचा है, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
कोई डाउट इसमें? आ रहा है समझ में? अगला है हमारा 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए मकान मालिक को किराया देता है या दिया। तो क्या दिया हमने? किराया दिया है। अब बताएं क्या होगी इसकी एंट्री? रेंट तो हमने दिया है और केस दिया है, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट क्रेडिट। कितना? दोनों पक्ष में लिखेंगे और दोनों पक्ष का जब टोटल करेंगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर आएंगे। ठीक है। अगला है आपका 50 रुपए बैंक ब्याज मिलता है। क्या होगा? बैंक में ब्याज मिला, हालांकि ये गलत लिखा है केस, जो कि बैंक का जो ब्याज है वो बैंक में मिलता है, केस देने नहीं आता। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके द्वारा? इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। क्लियर है यहाँ तक? बोले सर आप समझाते वो समझ में आ जाता, बस वो तो हमसे नहीं बनता है। अगला है ये एंट्री जिसको आपको लिखना है। पहले एंट्री आपको कैपिटल बिजनेस विद केस, यानी हमने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। बताएं क्या होगी इसकी एंट्री? सर जो कैश होगा वो तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जो कैपिटल है क्रेडिट हो जाएगी और कैश कैसे लिखें? सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम? चिड़िया बहुत जल्दी उड़ जाती है हमारी यार, दाना पानी नहीं दिया है शायद। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, इसके बाद डेट, फिर लिखेंगे हम पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम डेबिट, फिर लिखेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहली एंट्री नंबर 1 हमने डाला। क्या हो जाएगा? केस हमारा डेबिट होगा, कितनी तारीख को? माना कि 1/4/21 को। पर्टिकुलर हम लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कितने? 2 लाख रुपए। तो डेबिट में हम 2 लाख रुपए लिख देंगे, इधर क्रेडिट में हम 2 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक 1 लाख रुपए। बताएं क्या होगी इसकी एंट्री? कैश जो है वो अभी तो बड़ा अच्छा फ्लो आ रहा था। सर देखिए सीधा सा सुनिए सुनिए, पाने वाले को डेबिट करें, इस बात पर फोकस करें आप। तो पाने वाला इस समय कौन है? बैंक बैंक। तो पहले उसको लिख लें बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कैसे गया बैंक के पास पैसा? केस में से हमारे द्राज में पैसे रखे थे 50,000 रुपए, उसमें से 40 जमा हो गए। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? पाने वाला। देने वाला क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू केस। कितने? इसमें 1 लाख वाला मामला है तो हम 1 लाख डाल देंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट को क्या है? ऑफिस फर्नीचर परचेज RS 5,000। बताएं मोई क्या हो गया इसकी एंट्री? क्या कॉमर्स है ना आपका? बताओ। और किसका है कॉमर्स? बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू केस। और कोई? परचेस। और कोई कॉमर्स वाले? कॉमर्स वाले होंगे भी तो भी अब आप करेंगे, ऐसा तो नहीं कि बोलो सर। देखिए इसमें यहां पर ये नहीं कहा कि माल परचेस किया, एक बात ध्यान देने वाली है। क्या लिखा है? ऑफिस फर्नीचर परचेस किया, मतलब वो माल नहीं है, वो बेचने की संपत्ति नहीं है, वो फिक्स एसेट है। तो उस स्थिति में हम लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर, उसको ऐसा कैसा लिख देंगे टू। कैसे? तो ये हमेशा केस लिखा जाएगा। कितने? 5,000। कर पाएंगे? ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू केस। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगली एंट्री दे रखी है
सेल्स गुड्स टू श्री राम मोटर्स ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये। इंग्लिश में तो टफ नहीं पड़ रहा है सब, आपको आ रहा है समझे? क्या नाम है आपका? आशीष। क्लियर है मतलब मामला? बताइए इस एंट्री को क्या होगा। हिंदी बोल के बताओ। श्री राम मोटर्स को उधार माल बेचा 30,000 रुपये, क्रेडिट लिखा है, उधार पे बेचा है, क्या हो गया? हिंदी बोल दिया, श्री राम मोटर्स को उधार माल बेचा 30,000 रुपये, तो पाने वाला कौन है? श्री राम मोटर्स तो पाने वाला हो गया, और देने वाला कौन है? क्या करूँ तो बताएं, किसे डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें? श्री राम मोटर्स, तो हमने लिख दिया श्री राम मोटर्स डेबिट टू, क्या लिख नीचे? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है? 30,000 रुपये। अब हमने लाइनें नहीं बनाई है, सीधे से लिख दिया, चलेगा ना? क्योंकि हमें क्या समझना है, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट पक्ष है हमारा डीआर, और ये सीआर क्रेडिट पक्ष है हमारा। चलिए नेक्स्ट है, रिसीव कैश फ्रॉम श्रीराम मोटर्स ऑन एसबीआई अकाउंट 25,000 रुपये। यानी श्रीराम मोटर्स को जो माल बेचा था उसके 25,000 रुपये में प्राप्त हो गए बैंक बैंक अकाउंट। एसबीआई है ना, तो एसबीआई का जिक्र कर देना, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे? श्री राम मोटर्स। कितने? 25,000। 25,000 यहाँ पर लिख देंगे और 25,000 मतलब कि माल कितने का बचा था? 30 का, 5,000 अभी वो लेना शेष है। क्लियर मामला? आ रहा है समझ आपको? क्या नाम है? संदीप। हाँ, तो मेवाड़ा जी सब्जेक्ट क्या रहा? अरे वाह, अब इसके पहले जिक्र नहीं किया आपने कॉमर्स का। तो डेबिट क्रेडिट तो अच्छा 2020 वाला मामला है, 20 को त्याग दो, ध्यान रखें, है ना? आने वाले समय में जैसे आपने देखा होगा, कोरोना का जो फर्स्ट लेयर वेव था, तो फर्स्ट वेव में लोगों को बताना पड़ा, भैया मास्क लगाओ, घर से बाहर मत निकलो, परेशानी है, ये है, कोरोना बढ़ेगा। तो को प्रेशर दे करके गवर्नमेंट ने भी, पुलिस वाले डंडे बरसाए, तब जाकर के लोगों को कंट्रोल हुआ। सेकंड वेव में बोले कि तुम्हारी इच्छा है खूब जाओ, तो सेकंड वेव में क्या हुआ, लोग खुद अपने आप ही कंट्रोल हो गए कि भैया निपट जाएंगी, तो मतलब खुद कंट्रोल हुए। फर्स्ट में गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, सेकंड में खुद हुए। आने वाले समय में स्टूडेंट खुद समझ, अब धीरे धीरे समझने लग गए कि 20 हमें खत्म कर देगी, तो बोले 20 नहीं पढ़ो, अब थोड़ा बुक पे जाओ, पूरा पढ़ो। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की करो, आप 20 पढ़ो? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? बुक पढ़ेंगे। बोले कि वो क्वेश्चन बहुत अंदर का पूछा आता है, समझ ही नहीं आता। जब पूरा हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पूरा बुक डिटेल पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है। ऐसा ही एजुकेशन में होगा। और कारण है एक सबसे बड़ा, जो आप 20 जा रहे हो ना, कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे हैं, फिर वहां पढ़ते हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ा, आप कोचिंग सेंटर में पढ़ो, कहीं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि कॉलेज में आपने अच्छे से पढ़ लिया होता, तो कोचिंग सेंटर में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। कोचिंग सेंटर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि एक बाध्यता हो जाती है, एक बाउंडेशन हो जाता है, तो पढ़ना पड़ता। चलिए अगला है हमारा, पेड केस टू शुभम कंप्यूटर। कितना? अच्छा, इसका कोई पेड केस किया हमने, शुभम कंप्यूटर से कोई माल खरीदा था, इसका जिक्र तो नहीं किया गया, पुरानी एंट्री में तो नहीं छिपा था। हो सकता है शायद, क्योंकि उसको पेड किया है। हाँ, ये सेल्स के बाद एक एंट्री रह गई है हमारा, दो रह गई थी इसमें। सेल्स गुड फ्रॉम केस, केस खरीदा, तो इसका तो केस माल बेचा है हमने, तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है ये? और इसमें क्या हो जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, शुभम कंप्यूटर से उधार माल खरीदा, क्या होगी इसकी एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू शुभम कंप्यूटर। क्लियर है मामला? और इसी का आगे रफा दफा किया गया, यानी ये पैसा दिया गया है,
ये वाले जो हम एंट्री कर रहे थे। पेड कैश टू शुभम कंप्यूटर, बताएं इसकी एंट्री क्या हो गया। शुभम कंप्यूटर डेबिट, चलेगा ना इतना लिखना। अकाउंट एसी, हाँ थोड़ा सा राइटिंग का बड़ा इशू है, बहुत कम जरूरत पड़ती है हमें। क्या हो जाएगा, केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने हजार का, 15,000 का। दोनों पक्ष में हम इसको लिख देंगे। अगला क्या है हमारा, रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ 1,000 रुपये, क्या होगी इसके, बैंक अकाउंट बैंक का जिक्र कहाँ किया गया, तो नगद मिलेगा। कमीशन मिला मतलब वो तो फिर नगद के मामला है, इंटरेस्ट वाला मामला बैंक मिलता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्लियर है, कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट RS 1,500 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट INT अकाउंट, ऐसा लिख देते हैं। उमा समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, अभी मैं कुछ एंट्री करने के लिए दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्ज पेड 500 रुपये, क्या होगी इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा बैंक अकाउंट बताएं, यानी हिंदी में कहें तो बैंक चार्ज पेड किया। हाँ हाँ, तो क्या लिखूं मैं, इसको हम कहेंगे बैंक अकाउंट नहीं लिखाएंगे, बैंक हमारा अकाउंट हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू, कैसे, बैंक से चला जाएगा वो, बैंक अकाउंट, हमारे बैंक में से बैंक का चार्ज माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाले इंटरेस्ट देने भी आपको नहीं आते हैं, बैंक में डाल देते हैं अकाउंट में, और चार्जेस भी आपके उसमें से कट कर देते हैं। पेड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी का हमने पेमेंट किया, बताएं। अब जिससे पूछा पूछा जाए वही, चलो निशा आप बताएं। क्या राजा सही बोल रहे हैं, इसका एंट्री क्या होगा, गलत बोले तो भी चलेगा, देवेन, क्रेडिट टू बैंक, एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट होगा, अंकित क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के हमने पैसा दिया है, तो क्या होगा नितेश, क्रेडिट होगा, ये वो है, बोले हाँ चलने दो यार, चल रहे तो, जिसे कहते हैं, नहीं भेड़ भी नहीं चलती आजकल तो। भेड़ भी जब चलती तो देख लेती भैया हाँ दाना पानी है तो चलो, नहीं तो वो अपनी राह से चली जाती है ना। थोड़ा सा फोकस करें, पाने वाले को डेबिट करें, तो एडवर्टाइजमेंट ने पाया है, हमने दिया है, तो वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, ये डेबिट होगा, और हमने दिया है तो हमारा केस में से पैसा चला जाएगा, तो केस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट होगा, ना जी ना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आया होता पैसा तो केस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के गए हैं तो केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, हमारे पैसे केस में से गए हैं, तो हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू केस, हमारे केस में से पैसा गया, पेड लिखा है ना, रिसीव नहीं लिखा है, ठीक है, बढ़े आगे। ये आप इसका फोटो ले लें, ये आपको सारे, चलो ये तो कंप्लीट है, करवा देता हूँ, इसके बाद शायद कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे करने के लिए। हाँ ये दिए हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम केस, बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, थोड़ा सा लोड, उमा क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम केस, नगद माल खरीदा,
पाने वाले को डेबिट करे, पाने वाला कौन है? हमने खरीदा ना, तो खरीदा तो मतलब परचेस अकाउंट हमारा, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैसे कैस। क्या दिक्कत है इसमें? क्या आज सोच समझने के हिसाब से बैठे ही नहीं है? इस जगह पर समझ आता है। अच्छा, जगह का फर्क पड़ा है। अगला है सेल्स गुड फ्रॉम केस, नगद माल बेचा। क्या होगा ममता? सेल्स टू केस, सेल्स डेबिट टू केस, केस अकाउंट। सेल्स डेबिट थोड़ी ना होगा, सेल माल तो बेचा है, बस जाएगा। तो केस अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास किसके माध्यम से? सेल्स के द्वारा। ठीक है, पाने वाला कौन है? केस में आया ना आपके पास, बेचा उसके अगेंस्ट में, तो बेचने वाला मामला हो गया क्रेडिट, आया है वो केस, तो हो गया हमारा डेबिट। ठीक है, अगला एंट्री हमारा सैलरी पेड बाय केस। क्या होगा इसका एंट्री? अब जिनको आता है वो ना बोले, थोड़ा कम बोले, इनको थोड़ा सा बढ़ने दो आगे। हाँ, क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस, यानी सैलरी हमारा गया है ना, पर जिसको गया है वो अकाउंट डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डीआर टू केस, तो हमारा केस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई बैंक, शुभम कंप्यूटर से उधार माल खरीदा था, उसका पैसा दे रहे हैं। क्या होगी इसकी एंट्री बताएं? पेड मतलब सामने वाले से तुमने माल भी ले लिया और पैसे भी ले लो आप बैंक में। क्या लिखा है? पेड, पैसा दिया है किसको? शुभम कंप्यूटर को, तो हम लिखेंगे शुभम कंप्यूटर डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से जाएगा ना, पेड शुभम कंप्यूटर ऑन एसबीआई। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम श्री राम मोटर्स ऑन एसबीआई अकाउंट, 5,000 रुपये शेष था उसे, 30,000 का माल बेचा था, तो 5,000 शुभम सॉरी श्री राम मोटर्स ने आपको दिए बैंक में। क्या होगा? केस कहाँ है? एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसे दिया? अरे ना बाबा, केस क्यों, श्री राम मोटर्स ने दिया ना, श्री राम मोटर्स ने बैंक में दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री राम मोटर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अपना कैमरा स्टार्ट करें और ये कुछ पिक ले लें। फर्स्ट थोड़ा स्पीडली, यूट्यूब ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि तो लंबा वीडियो चला जाएगा। हो गया? कोई भी एक ले लो, शेयर कर लेना आप उसमें। नेक्स्ट, 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 ये टोटल हो गया। ठीक, ये टोटल आना चाहिए आपका 240। बस बाकी अगली क्लास में।